हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज। पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम पढ़ रहे थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके थे, गिवन बाय हेनरी फेयोल। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 8वां प्रिंसिपल, जिसका नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहली बात, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। अगर पावर सिर्फ कुछ लोगों के पास है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कुछ लोग कौन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर को डिवाइड करना और इवनली डिवाइड करना बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे फेयोल का बोलना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ना ही कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर वो कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड होगा, इसका मतलब हर एक डिसीजन सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा, तो डिसीजन मेकिंग में बहुत डिले होगा। और अगर कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, तो बड़े बड़े डिसीजंस भी अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट लेने लगा, तो डिसीजंस गलत होने का चांसेस होगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का एक कॉम्बिनेशन रखेंगे, जहां पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो सेंट्रलाइज्ड रहेगा। मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास उसका पावर रहेगा, और जो रूटीन मैटर्स है, जो डे टू डे मैटर्स है, उन सब के लिए हम डिसेंट्रलाइजेशन को यूज करेंगे और पावर को डिवाइड करेंगे बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, वैसे वैसे डिसेंट्रलाइजेशन का नीड जो है थोड़ा ज्यादा होने लगता है। ठीक है, देखना, centralization refers to concentration of authority or power in the few hands at the top level। तो centralization का मतलब है concentration of power in the hands of the top level। Decentralization means even distribution of power at every level of management, that is called as decentralization। According to Fayol, a company must not be completely centralized, पूरा centralized नहीं होना चाहिए, और completely decentralized, but there must be a combination of both। तो ना ही पूरा centralized होना चाहिए, ना ही डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमको कुछ हद तक सेंट्रलाइजेशन और कुछ कहीं कहीं जगह पे डिसेंट्रलाइजेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, A small organization can be well organized and managed with centralized technique, but in large organization there is a need for decentralization। पहली बात, अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो सेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर जाता है तब वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, सेकेंडली, इफ एम्प्लॉइज आर एफिशिएंट, अगर एम्प्लॉइज एफिशिएंट अच्छे एम्प्लॉइज हैं, तो हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन यूज कर सकते हैं। एंड कॉम्पिटेंट, देन दे कैन बी ट्रस्टेड बाय हैविंग डिसेंट्रलाइजेशन। बट इफ द एम्प्लॉइज आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड, अगर एम्प्लॉय फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, तो वहां पर हमको सेंट्रलाइजेशन लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब कितना कौन सा होगा, कितना सेंट्रलाइजेशन होगा, कितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे, प्लस एम्प्लॉइज कैसे हैं उस पे। अगर एम्प्लॉइज अच्छे हैं हमारे लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल पे, अगर अच्छे एम्प्लॉइज हैं, तो हम डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं, उनके हाथ में पावर दे सकते हैं। लेकिन अगर उतने अच्छे एम्प्लॉइज नहीं है मिडिल या लोअर लेवल पे, तब हमको खुद को सारे डिसीजंस लेना पड़ेगा
और हमको सेंट्रलाइजेशन ही करना पड़ेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट जो है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये तो हम आराम से पढ़ चुके हैं, फटाफट से खाली रीड करेंगे। पहला मीनिंग, सेंट्रलाइजेशन का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ द टॉप लेवल, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहां पे सेकेंड पॉइंट, टॉप मैनेजमेंट रिटेन्स मैक्सिमम ऑथोरिटी, द ऑथोरिटी विद मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट वेरी लो। तो मैक्सिमम ऑथोरिटी जो है किसके पास रहता है? यहाँ पर टॉप लेवल के पास। और यहाँ पे क्या होता है? सिस्टमेटिकली डिवाइड होता है इनटू एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है ये? तो दिस इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन डिफरेंस। नेक्स्ट, स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है लाइन ऑफ ऑथोरिटी, जो बताता है कि अगर एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसको एक चेन फॉलो करना पड़ेगा। ए अगर ई के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसको पास करना पड़ेगा एक चेन से। ए कम्युनिकेट करेगा किसके साथ? बी के साथ, बी कम्युनिकेट करेगा सी के साथ, सी कम्युनिकेट करेगा डी के साथ, और डी कम्युनिकेट करेगा ई के साथ। तो ये जो चेन बनता है, इस चेन को बोलते हैं स्केलर चेन। तो सर इसमें तो बहुत डिले होगा, बिल्कुल थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा लेट हो सकता है, बट इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, हर एक व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन का उसको इंफॉर्मेशन पास ऑन होता है, और कोई भी ऐसा नहीं बचता जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ए अगर डायरेक्टली ई से कम्युनिकेट कर लिया तो बी, सी और डी जो है छूट जाएंगे, और इनको कम्युनिकेशन नहीं होगा, और इनको पता ही नहीं चलेगा क्या कम्युनिकेशन हुआ है। ठीक है, देखना, स्केलर चेन मींस लाइन ऑफ ऑथोरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। Fayol insists that this chain must be followed strictly. इसको strictly follow करना जरूरी है in the organization. Every information must pass through every key of this chain. Information पूरा इस chain से पास होना चाहिए, and no skipping of any one key should be allowed. ठीक है? If this chain is broken, then there are chances of communication gap. अगर ये चेन टूटेगा तो कम्युनिकेशन गैप होगा, मतलब कुछ लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा इन द ऑर्गेनाइजेशन। बट समटाइम्स स्केलर चेन बिकम्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हाँ, लेट तो होगा क्योंकि कम्युनिकेशन में डिले होगा, एंड इफ सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैज टू बी पास्ड इट गेट डिलेड, तो लेट होने का चांसेस है। और अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचाना है तो उसमें बहुत ज्यादा डिले होगा स्केलर चेन के वजह से। तो फेयोल बोलता है चिंता नहीं है, अगर लेट हो रहा है सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, वो क्या सॉल्यूशन दिया? लेट हो रहा है तो एक काम करो, चलो शॉर्टकट मार लो, ए डायरेक्टली ई से कम्युनिकेट कर लेगा, बी, सी और डी को छोड़ सकता है। ठीक है, ये कब अलाउड है? इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड अर्जेंट इंफॉर्मेशन फेयोल परमिटेड अ शॉर्टकट, और उस शॉर्टकट को क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, व्हाट इज गैंग प्लैंक? गैंग प्लैंक क्या है? गैंग प्लैंक एक एक्सेप्शन है, किसका? स्केलर चेन का। स्केलर चेन हमेशा फॉलो करना जरूरी है, बट कोई इंपॉर्टेंट अर्जेंट इंफॉर्मेशन है तो स्केलर चेन को हम तोड़ सकते हैं, और उस सिचुएशन को बोलते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है, Gangplank permits direct communication between the employees and the workings in different position without following the scalar chain. Clear है ये? Next, principle of order. Order बोलता है कि ऑर्डर का मतलब सबसे पहले तो बहुत लोग सोचते हैं कमांड, ऑर्डर देना, वो ऑर्डर नहीं है ये। ठीक है, ऑर्डर का मतलब है एक फिक्स प्लेस होना, ऑर्डरली अरेंजमेंट होना, एक फिक्स्ड प्लेस होना। किस चीज का फिक्स्ड प्लेस होना?
फॉर मेन एंड मटेरियल्स, मतलब लोगों के बैठने का, एम्प्लॉयज के बैठने का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए और रॉ मटेरियल्स को रखने का भी एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, वरना क्या होगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन को खोजने में, मतलब एम्प्लॉयज को खोजने में और रॉ मटेरियल्स को खोजने में। ठीक है, अगर हमको पता है कि सुपरवाइजर इस जगह बैठता है, तो जब हमको सुपरवाइजर का जरूरत होगा हम डायरेक्टली उस जगह पे जाएंगे, उस केबिन में जाएंगे और हमको पता है उस केबिन में सुपरवाइजर मिल जाएगा क्योंकि वो सुपरवाइजर का केबिन है। लेकिन अगर फिक्स प्लेस नहीं रहेगा सुपरवाइजर का, तो कभी ग्राउंड फ्लोर पे, कभी फर्स्ट फ्लोर पे, कभी फोर्थ फ्लोर पे बैठा है, खोजने में बहुत दिक्कत होगा और इमरजेंसी सिचुएशन में वो नहीं मिलेगा। राइट, सिमिलरली मटेरियल के साथ भी सेम प्रॉब्लम होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बोलता है कि एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए फॉर एवरी मैन एंड फॉर एवरी मटेरियल, सो दैट टाइम वेस्ट ना हो कोई भी चीज को खोजने में। ठीक है, देखना, in this principal order does not mean command, but it refers to orderly arrangement, proper arrangement of men and material, that is a fixed place for everything and everyone in the, इसको कट कर देना, in the organization। ठीक है, तो देयर इज अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। टाइपिंग एरर हो गया, इसको ठीक कट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट, फेयल इंसिस्ट दैट देयर मस्ट बी अ फिक्स प्लेस, सॉरी ये वाला, देयर मस्ट बी a fixed place to keep every material and everything used in the organization, fixed place or seat or cabin for every employee in the organization। तो दो चीज के बारे में, एक मटेरियल के लिए फिक्स प्लेस होना चाहिए और हर व्यक्ति के बैठने का एक फिक्स जगह होना चाहिए, so that no time and energy is wasted in search of any material and person, so that टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो किसी को भी या कोई भी सामान को खोजने में। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल सिंपल सा बात बोलता है, सेम प्लेस में मैन एंड मटेरियल होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मींस इक्वालिटी, बराबरी। तो प्रिंसिपल इक्विटी बोलता है कि हमको अपने एम्प्लॉयज के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए और कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ एनी रिलीजियन, नेशनैलिटी, सेक्स, एजुकेशन, कोई भी बेसिस पे कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, देखना, इक्विटी रेफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज। Employee will put their maximum efforts only when they are treated with kindness and justice। Employee अपना बेस्ट देंगे कब, जब उनको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। If a manager is biased, biased मतलब किसी को फेवर करना और किसी को फेवर ना करना, पार्शियलिटी करना। In dealing with employees, then employee will get dissatisfied, एम्प्लॉय नाखुश हो जाएंगे and will not contribute to their maximum। तो अगर मैनेजर बाइस्ड होगा, पार्शियल होगा, तो एम्प्लॉय जो है डिससेटिस्फाइड होंगे, अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी। इक्वल सैलरी नहीं, इक्विटी का मतलब इक्वल सैलरी नहीं है, इक्वल सैलरी तो हो भी नहीं सकता। ठीक है, बट इक्विटी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ सेम डिसिप्लिनरी रूल्स। सबके लिए समान डिसिप्लिन रूल्स होना चाहिए, समान छुट्टी का रूल्स होना चाहिए, इन अ सेम वे इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रेड, पोजीशन एंड जेंडर। इन सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना करना। ठीक है, इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन
ऑन द अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजियन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीव, नेशनैलिटी, इन सब के बेसिस पे अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे तब उसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है। इन एग्जांपल, इन मल्टीनेशनल कंपनी, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर नेशनैलिटी, अलग अलग नेशनैलिटी के लोग काम करते थे। गूगल के अंदर सीईओ जो है एक इंडियन सीईओ है, सुंदर पिचाई इंडियन है बट गूगल का सीईओ है। वो दिखाता है कि गूगल इक्वालिटी पे बिलीव करता है क्योंकि एक इंडियन को भी गूगल सीईओ बनने दिया। दैट मीन्स गूगल नो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। ठीक है। इन मल्टीनेशनल कंपनीज पीपल ऑफ वेरियस नेशनैलिटीज वर्क टुगेदर without any discrimination. As we find a person of Indian origin, Sundar Pichai, becomes CEO of Google, Sunil Sood becomes CEO of Vodafone, etc. क्लियर है। और ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स है जहां पे एक इंडियन जो है जाके अलग बड़ी बड़ी कंपनीज का सीईओ बने हैं। तो वो क्या दिखाता है? नो डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है। ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़ा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली समझ में आएगा। ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोल के मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, टेन्योर मतलब टर्म या ड्यूरेशन, और पर्सोनेल का मतलब पर्सन्स। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, मतलब बार बार फ्रीक्वेंट चेंजेस ना करना। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल, इसका मतलब है कि हमको अपने एम्प्लॉइज को ये आश्वासन देना होगा, ये प्रॉमिस करना होगा कि हम उनको बार बार जॉब से नहीं निकालेंगे, बार बार रोटेशन नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय को अपना जॉब सेफ्टी नहीं रहेगा तो वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा सकता है। अगर उसको लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन मुझे कभी भी निकाल सकता है तो वो बेटर अपॉर्चुनिटीज और भी देखता रहेगा। लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड होगा, वो जानता होगा कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन हमको नहीं निकालेगा, तो उससे क्या होगा? वो ज्यादा मन लगाकर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ काम करेगा। ठीक है। इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब जॉब से निकालना या ट्रांसफर करना। According to this principle, the management must provide the feeling of job security. एम्प्लॉय को अपना जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए, मतलब उसको लगना चाहिए कि मेरा जॉब सिक्योर्ड है, मुझे नहीं निकाला जाएगा। Among the employee, because with the feeling of insecurity for the job, the employee cannot contribute their maximum. अगर एम्प्लॉय को लगेगा कि मुझे काम से निकाला जाने वाला है तो वो कभी भी अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। तो ये मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है कि अपने एम्प्लॉइज को उतना आश्वासन देना कि उनको जॉब सिक्योरिटी लगे, उनको अपना जॉब सिक्योर लगना जरूरी है। फ्रीक्वेंट टर्नओवर, टर्नओवर मतलब काम से निकलवाना या नए एम्प्लॉइज लाना, मतलब फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आए गए चेंज हुए, इन सबको मिला के टर्नओवर बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंट टर्नओवर मतलब फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द एम्प्लॉय इज बैड फॉर द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नॉट ओनली टर्नओवर बट फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और रोटेशन शुड आल्सो बी अवॉइडेड। खाली निकालना तो छोड़ो, ट्रांसफर या रोटेशन मतलब कभी यहां काम कर रहा है, फिर कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, ऐसे इधर उधर का काम दे रहे हैं हम, बार बार उसका जॉब चेंज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? वो कभी भी सीख नहीं पाएगा। Because it takes some time to a person to learn and get settled on a job, and by the time he gets settled, he is transferred. बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल, जो बोलता है कि मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है कि अपने एम्प्लॉइज को एक फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी देना। अगर जॉब सिक्योरिटी का फीलिंग नहीं रहेगा एम्प्लॉइज में तो कभी भी अपना मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देंगे। अब फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी कैसे आएगा? बार बार जॉब से ना निकालना, रोटेशंस ना करना, ट्रांसफर ना करना, उससे फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप लेना।
तो हमेशा हमको अपने एम्प्लॉयज को प्रमोट करना चाहिए इनिशिएटिव के लिए। मतलब हमेशा हमको कोई भी डिसीजन लेने से पहले एम्प्लॉयज का सजेशन लेना चाहिए, क्योंकि अगर डिसीजंस लिया जाता है एम्प्लॉयज के सजेशन के बाद तो चांसेस है कि वो डिसीजन जो है ज्यादा एक्सेप्ट करेगा एम्प्लॉय, ज्यादा मानेगा एम्प्लॉयज। तो इनिशिएटिव का मतलब होता है एम्प्लॉय से सजेशंस लेना, उनसे उनका राय लेना, उनका ओपिनियंस लेना कोई भी प्लान बनाने से पहले। दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएटिव। ठीक है, इनिशिएटिव रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। Well suggested employee in the organization must be given opportunity to take some initiative in making and executing a plan. It gives immense satisfaction to employees. जब employees को initiative दिया जाता है, जब उनको मौका दिया जाता है तो वो बहुत खुश होते हैं, बहुत motivated होते हैं। So manager must welcome such suggestions and ideas of employees before framing the plans. कोई भी प्लान बनाने से पहले हमको अपने एम्प्लॉयज का आइडिया, उनका सजेशंस लेना चाहिए। Initiative does not mean disobedience. That is, once decisions are taken by management, then every employee must follow it, whether it is according to employee suggestion or not. लेकिन इनिशिएटिव भी बोलता है कि तुम अपना ओपिनियन दिए, अपना सजेशंस दिए, अच्छी बात है, बट बाद में अगर डिसीजंस लेता है मैनेजमेंट जो कि तुम्हारे हिसाब से नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुमको फॉलो करना पड़ेगा। देखो ऐसा होता है ना कि 100 एम्प्लॉयज हैं, 80 एम्प्लॉयज बोले कि हाँ बोले और 20 एम्प्लॉय मना किए। अब मैनेजमेंट सोच लो डिसीजन लिया हाँ का, तो 80 लोग तो खुश हैं, लेकिन 20 लोग डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं कि हमसे क्यों पूछे जब अपने मन का ही करना था। तो इन 20 लोगों को समझना जरूरी है कि तुम अपना ओपिनियन दिए ठीक है, बट अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन मैनेजमेंट का है और तुमको वो डिसीजन मानना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पिरिट द कॉर्प्स। स्पिरिट का मतलब होता है बेसिकली यूनिटी, है ना, और कॉर्प्स का मतलब होता है यहाँ पर टीम। तो ये टीम स्पिरिट के बारे में बताता है, जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं उनको मिलकर काम करना जरूरी है। द वर्ड आई मतलब मैं शुड बी रिप्लेस्ड बाय वी मतलब हम। तो कोई भी काम को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मैं किया, हमेशा क्या बोलना चाहिए, हम किए। दैट गिव्स अ सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉइज। जो लोग काम कर रहे हैं उनको लगता है कि हाँ हमारे बीच में एक यूनिटी है, एक टीम स्पिरिट है। और मैनेजमेंट क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ किया जाता है तो वो एक टीम काम है, ग्रुप का काम है, यहाँ पे टीम स्पिरिट होना जरूरी होगा। मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मोनी। हार्मोनी मतलब एकता, वही यूनिटी हार्मोनी एक ही बात है। दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर शुड रिप्लेस द वर्ड आई विथ वी। कभी भी आई नहीं बोलना चाहिए, हमेशा वी बोलना चाहिए। मैं किया नहीं बोलना चाहिए, हम किए बोलना चाहिए। This will give rise to mutual trust and belonging among the team members. It will minimize the need for using penalties. सब मन लगाकर काम करेंगे तो हमको पेनल्टीज लगाना नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल है यहाँ पे एक छोटा सा, तुमको एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ, रीड तो तुम कर ही लोगे, लेकिन एग्जाम्पल क्या है। अगर मैनेजर एक काम दिया, क्या काम दिया कि 100 यूनिट्स बनाना है, ठीक है, कितने लोगों को ये काम दिया, 10 एम्प्लॉइज को। अब ये जो 10 एम्प्लॉइज है आपस में डिवाइड कर लेके हम सबको 10-10 बना लेते, टोटल 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 8 लोग तो ठीक थे, 2 लोग बीमार हो गए, ठीक है, और अपना काम नहीं कर पाए। तो ये जो 8 लोग हैं इनको कितना बनाना चाहिए, 80 या 100? द आंसर इज इनको 100 यूनिट्स बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 100 यूनिट 10 लोगों को दिया गया था, एक व्यक्ति को 10 नहीं दिया गया था, 100 टोटल मिलाकर 10 लोगों को दिया गया था। अगर 2 लोग नहीं भी बना पाए
तो बाकी 8 लोगों का जिम्मेदारी है कि कैसे जो है काम पूरा कंप्लीट किया जाएगा। क्लियर है? तो ये टीम स्पिरिट दिखाता है, जहां पे 2 लोग नहीं भी कर पाए तो बाकी लोग भी उनका काम करेंगे। क्रिकेट में यूज होता है, तुम खुद सोचो ना, एक एग्जांपल देता हूं तुमको क्रिकेट का। आज इंडिया के सामने 200 रन का अगर टारगेट है सपोज 200 रन्स बनाने से इंडिया जीतेगा, तो क्या रोहित शर्मा ऐसे करेगा? ओपनिंग बैटिंग आया, अपना 20 रन बनाया और बोला हम तो चले, तुम अपना देख लो आगे। क्या ऐसे करेगा रोहित शर्मा? नहीं। अपना 20 रन बनाना टारगेट नहीं है। 200 में 10 आदमी खेलते हैं, मतलब 10 विकेट होता है, 200 रन है तो हर विकेट का 20 रन हुआ, तो 20 रन बनाने से हो जाएगा एक जन, 200 ओवरऑल बन जाएगा। लेकिन क्या अपना 20 बनाना खाली टारगेट है? ना, अपना 20 तो सेकेंडरी है, टीम का 200 होना जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? तो ये दिखाता है कि टीम स्पिरिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीम का टारगेट अचीव होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल टारगेट। खुद का 20 रन इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद के टारगेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। रोहित शर्मा के लिए तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट नहीं खुद का। 49 रन में छक्का मारने जाता है, 1 रन सिंगल लेने के बाद भी मार सकता है, नहीं 49 पे मारने जाता है क्योंकि टीम बड़ा है उसके लिए अपना इंडिविजुअल स्कोर से ज्यादा। बात समझ में आ रहा है? तो ये दिखाता है क्या? स्पिरिट डिकॉप्स दिखाता है। ये क्या दिखाता है? इंडिया टीम में स्पिरिट डिकॉप्स दिखाता है। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट द 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट इनको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप बाय FW टेलर। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।